गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो हम लोगों ने इंडिया से 102 कंप्लीटली कवर किया था क्लासेस के दौरान, उसके ही अब न्यू कोर्स आईसीआई मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक बार के लिए आप लोगों के लिए कंपाइल कर रहा हूँ इस वीडियो में। उसके दो पर्पस हैं। एक तो अभी हमें फिर क्लास में दोबारा उसको करना ना पड़े, हमारा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि उस तरह के काफी क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड रीजन है कि आपके जब एग्जाम्स के आसपास आपको रिवीजन करनी पड़े इन टॉपिक्स की, तो न्यू कोर्स के जो मॉड्यूल मॉड्यूल है एटलीस्ट उनके हमारे पास अगर हर एक चैप्टर के आधे आधे घंटे की 20-20 मिनट की वीडियोस पड़ी होंगी, तो लास्ट डेज में आप लोगों के पास ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके करने में, है ना। तो एक बार के लिए शुरू करते हैं। और इन टॉपिक्स में ध्यान आप लोगों ने किस चीज का रखना है कि जो हमने मेजर क्लासेस के दौरान चीजें करी वो तो रिवाइज करनी ही है, उसके अलावा छोटी छोटी वीडियोस एक बार गो थ्रू कर लेनी है ना। तो इसमें हम लोग जो है वो जो भी न्यू कोर्स का एज ऑन डेट मॉड्यूल है हमारे पास, उसको हम लोग कवर अप करेंगे और उसके जो जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार मैं आपके लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, है ना। तो ये अब हमारे पास जो भी इलिस्ट्रेशंस हैं प्लस जो लास्ट में टेस्टर नॉलेज के क्वेश्चंस हैं उन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई नया पॉइंट आएगा उसको डिस्कस कर लेंगे, सेम सेम होंगे तो फटाफट से आगे चलते जाएंगे, सिर्फ मोटा मोटा एक बार क्वेश्चंस को पढ़ के, है ना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, जो मेरे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है। एबीसी लिमिटेड ग्रांटेड टू इट्स एम्प्लॉय शेयर ऑप्शंस विद अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹5 लाख। आपको खुद फेयर वैल्यू उनकी निकालनी नहीं है, खुद ही क्वेश्चन ने दी हुई है। ऑन 1 अप्रैल 2000 इफ दे रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन अप टू 31 मार्च 2003। तो 3 साल का वेस्टिंग पीरियड उनको दे दिया गया। 2001 आएगा, 2002 आएगा, 2003 आएगा। ऑन 31 मार्च 2001 फर्स्ट ईयर एंड, एबीसी लिमिटेड एक्सपेक्ट्स ओनली 91% ऑफ द एम्प्लॉयज विल रिमेन इन एम्प्लॉयमेंट। तो अभी पहले साल का जब खर्चा बुक करने बैठेंगे तो हमें लगता है कि सिर्फ 91% ही शर्त पूरी करेंगे, कंडीशंस पूरी करेंगे। नेक्स्ट ईयर हमें लगेगा कि 89% पूरी कर देंगे। और थर्ड ईयर एक्चुअली में कितने ने पूरी करी? 82% ने। तो पहले साल जब हम लोग खर्चा बुक करेंगे 5 लाख इंटू 91% डिवाइड 3 साल में खर्चा होना चाहिए, इंटू एक साल हो गया -0। तो दिस विल बी द एक्सपेंस, इट विल बी 151,667। सेकेंड ईयर हम बुक करेंगे 5 लाख इंटू, हमें लगता है कि अब सिर्फ 89% पूरी कर पाएंगे शर्ट, डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 -151,667, सो इट विल बी 145,000। एंड थर्ड 82%, सो 5 लाख रुपए का अमाउंट है इंटू 82% डिवाइड बाई 3 इंटू 3 माइनस जो ये दोनों खर्चे हैं, तो थर्ड ईयर का खर्चा आ जाएगा 113,333। सो दैट्स इट अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 1। ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट या शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इक्विटी। ब्रैकेट में आप चाहो तो इक्विटी लिख सकते हो, ना चाहो तो नहीं। हाँ, इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली ही अगर करना है तो आप लोगों को यहाँ पे इक्विटी लिख देना चाहिए। देन इलिस्ट्रेशन नंबर 2 आई हमारे पास, कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड सर्विस कंडीशन पेमेंट सर्विस कंडीशंस। अब ये जो हम लोगों ने क्लास के दौरान क्वेश्चंस किए हुए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ना लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए ध्यान से समझना है कि आईसीआई इसका सोल्यूशन किस तरह से करता है। मैं थोड़ा सा आपको समझा भी दूंगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। XYZ issued 10,000 stock appreciation rights that vest immediately। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए कोई वेस्टिंग कंडीशन वंडीशन कुछ नहीं है कि हाँ 3 साल या 4 साल के बाद खर्चा होगा। तो अगर ये अभी के अभी हमारे पास वेस्ट हो जाएंगे प्लान्स, तो इनका सारा का सारा खर्चा कब बुक हो जाना चाहिए? आंसर इज अभी के अभी। फिर सर दिक्कत क्या है? ये तो ज्यादा आसान हो गया काम हमारे पास। छोटा सा पॉइंट क्या है कि वेस्ट तो यहां पे अभी के अभी हो गए, तो हमने आज के आज तो खर्चा बुक कर लेंगे हम लोग, सारे इंप्लॉयज जो भी थे उस टाइम पे अवेलेबल। पर कल को उनका जब एक्सरसाइज पीरियड अलग अलग होता है, तो जो ये स्टॉक एप्रिसिएशन राइट साइड में क्या होता है कि आपको जो शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है और जो एक्सरसाइज प्राइस, उनका डिफरेंस कैश दिया जाता है ना। और मार्केट प्राइस आपको पता है अगर एक्सरसाइज पीरियड आगे जाएगा तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या है ना, इंक्रीज। और अगर वो इंक्रीज होगा तो इसकी फेयर वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान हर साल के एंड में चेंज होती रहती है। तो जितना जितना फिर उसका चेंज होता जाएगा, एक्स्ट्रा खर्चा बुक होगा या कम खर्चा बुक होगा, उतना उतना हम अगले सालों में बुक करते जाएंगे। हम लोगों ने जो क्लासेस में क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट करे होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक्सरसाइज पीरियड होता है, ये कहता है एक्सरसाइज पीरियड कुछ नहीं है हमारा, सॉरी वेस्टिंग पीरियड होता है, ये कहता है वेस्टिंग पीरियड कुछ नहीं है, एक्सरसाइज पीरियड है सिर्फ और सिर्फ, है ना। टू इट्स एम्प्लॉइज ऑन 1 अप्रैल द एसएआर विल बी सेटल्ड इन कैश यूजिंग एन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। एट दैट डेट इट इज एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ एसएआर इज 95। तो आज के दिन पे ही हम लोग 95 के अकॉर्डिंगली जितने भी इंप्लॉइज को हम लोगों ने दी हैं ये ऑप्शंस, सबका खर्चा प्रॉपरली बुक कर लेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि सारे एक्सरसाइज
कर लेंगे। हाँ, कल को अगर हमें लगता है कि थोड़े कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू चेंज हो जाती है, तो एक्स्ट्रा जो भी एक्सपेंस होगा वो हम लोग एक्स्ट्रा या लोअर वो हम लोग प्रोपोर्शनली बुक हर साल करते जाएंगे। SCR कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम अप टू 31 मार्च 2003। तो कितने साल दे दिए उसके लिए? 3 साल उसका एक्सरसाइज पीरियड है ये, है ना। At the end of the period 31st of March, it is expected that 95% of the total employees will exercise the option, then 92%, then 89%. Fair value at the end of each period is given below. तो अब 95 के अकॉर्डिंगली तो डे 1 पे खर्चा बुक करके बैठ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली जितना जितना इंक्रीज होता जा रहा है उतना उतना खर्चा प्रोपोर्शनली हर साल बुक होता जाएगा। कैसे सर? जब हम पहले बात करेंगे डे 1 पर, तो हमारे पास 10,000 शेयर ऑप्शंस हैं, इनटू 95 रुपीज एक की वैल्यू है। हम पूरा का पूरा वेस्टिंग पीरियड के लिए 1 साल है, 1 साल में ही करके खत्म करेंगे। कितना? 9,50,000। बात खत्म। ठीक है। अब आया जब ईयर एंड 1 आया, ईयर एंड 1 जब मेरे पास आया, उस टाइम पर इसी 95 की जगह पे हमें क्या लगता है कि कितना पैसा देना पड़ जाएगा? 112 रुपए। पर जो शेयर ऑप्शंस लगती हैं वो हमें क्या लगता है कितनी सिर्फ एक्सरसाइज होंगी या वेस्ट होंगी? सिर्फ एक्सरसाइज होंगी, बेसिकली वेस्ट तो हो ही चुकी है ना। तो 95%। तो 10,000 में से हमें लगता है कि सिर्फ 95% वेस्ट होंगी, और उनको फिर पैसे कितने कितने देने पड़ जाएंगे? 112 डिवाइड बाई 1 साल में अभी कभी खर्चा बुक हो जाना चाहिए, मल्टीप्लाई 1 साल ही हो चुका है, पर 950 का खर्चा हम ऑलरेडी भी बुक कर चुके हैं। तो कितना आएगा फिर ये हमारे पास? 10,000 इंटू 95% इंटू 112 माइनस 9,50,000 इज इक्वल टू 1,14,000 का खर्चा साल के एंड पर और बुक कर लेंगे हम लोग। फिर जब दूसरा साल आएगा, तो अब हमें क्या लगता है कि 10,000 में से कितनी ऑप्शन सिर्फ एक्सरसाइज हो पाएंगी? 92%। और उनको पैसे पर देने कितने कितने पड़ जाएंगे? 109 डिवाइड बाई 1 इंटू 1। अगर लिखना हो लिख सकते हैं, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं चाहे। माइनस 10,64,000 का खर्चा हम ऑलरेडी भी बुक कर चुके हैं। तो 10,000 इंटू 92% इंटू 109 माइनस 10,64,000 सॉरी 9200 इंटू 109 माइनस 10,64,000, तो माइनस 61,200। ये खर्चा नेगेटिव बुक होगा, या एंट्री आप रिवर्स कर सकते हो या नेगेटिव अमाउंट बुक कर लो चाहे। थर्ड ईयर के एंड पे 10,000 में से कितने लोगों ने एक्सरसाइज करी? सिर्फ 89% ने, इंटू 114 डिवाइड बाई 1 इंटू 1 माइनस 10 लाख कितना खर्चा ऑलरेडी बुक था, एक तो रिवर्स भी कर देते हैं, 10,28,000। सो 8,900 इंटू 114 माइनस 2,800 इज इक्वल टू 11,800 रुपए का खर्चा पॉजिटिव तीसरे साल में बुक हो जाएगा। पर ये सिर्फ आपका एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज डेट के दौरान प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से चेंज हो रहा है ना। वैसे ऑप्शंस ये पूरी की पूरी पहले दिन पर ही वेस्ट हो गई थी। तो दीज आर द आंसर्स 61,200 एंड लास्ट इज 11,800। ठीक है। सो डे 1 पर तो हम पूरा खर्चा बुक कर लेंगे। यहां पे जो एंट्री पास करी जाती है उसको प्रोविजन फॉर SAR भी लिख सकते हो, या शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी के नाम से भी आप लिख सकते हो। इंटेंट इज एग्जैक्टली सेम कि ये लाइबिलिटी बुक हम लोगों को प्रोपोर्शनेटली करनी है ना, रीमेजर्ड है। उसके बाद जब उसको पेमेंट करनी है तो लाइबिलिटी को डेबिट करके कैश से पेमेंट दिखा दी। ये आपका सेकेंड इलिस्ट्रेशन थी। थर्ड इलिस्ट्रेशन मेरे पास आती है ये शेयर बेस्ड पेमेंट विद कैश ऑल्टरनेटिव। तो हम लोगों ने नॉर्मली क्लास के दौरान सीखा होता है कि जब भी कैश ऑल्टरनेटिव और उसकी ऑप्शन दी जाए तो डे 1 पे हम लोगों को इनको अलग अलग करके रखना पड़ता है, दीवार के अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की तरह, है ना। उसके बाद वो सिर्फ लास्ट में पेमेंट के टाइम पे देखा जाएगा, उससे पहले कभी मिलेंगे नहीं। तो मुझे बोला गया 1 जनवरी को हमने उनको अपने की मैनेजमेंट पर्सनल एम्प्लॉइज हैं टू टेक ईदर कैश इक्वल टू 1000 शेयर्स और 1500 शेयर्स ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद अगर वो मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट इज 2 इयर्स एंड शेयर्स बीइंग टेकन मस्ट बी केप्ट इन 3 इयर्स। तो 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है तो खर्चा 2 सालों में डालना चाहिए। पर जो शेयर्स अगर की ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो फिर वो कितने सालों तक आपका उसमें ही रहेगा, लॉक इन में रहेगा? 3 सालों तक। और अगर किसी चीज के ऊपर लॉक इन रिस्ट्रिक्शन लग जाती है तो उसकी फेयर वैल्यू कंपैरेटिवली कम हो जाती है। फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर एज फॉलोज, शेयर ऑल्टरनेटिव फेयर वैल्यू इज 102, और बिना क्या बोल सकते हैं उसको, बिना रिस्ट्रिक्शन के फेयर वैल्यू इज 113।
तो दोनों ही केसेस में अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि मुझे कितना पेमेंट करनी पड़ जाएगी अगर सारे लोग कैश लेने आए, सारे लोग शेयर्स लेने आए, तो जस्ट बी विद मी, ये ए आया, ये बी आया। अगर सारे लोग कैश लेने आ जाएं तो मुझे 1000 शेयर्स के ऊपर आज के दिन की बात करें तो 113 रुपए देने पड़ जाएंगे, है ना। और अगर सब इक्विटी लेने आ जाएं तो 1500 शेयर्स के ऊपर हमें 102 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये तो आ जाएगा आपका 1,13,000, ये आ जाएगा 1500 इंटू 102, 1,53,000। सो 153 माइनस 1,13,000 अगर मैं कर दूं तो आउट ऑफ दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटी कंपोनेंट इज 1,13,000, दिस इज कॉल्ड इक्विटी कंपोनेंट बट नॉट फुली 153, रादर 40,000 ओनली। अब 40,000 डिवाइड बाय 2 20,000 P&L अकाउंट में जाएगा, ठीक है, दोनों सालों में। जो ये 1,13,000 ग्रांट डेट पर है, इसकी वैल्यू हर साल के एंड पे चेंज हो सकती है, और वो कितनी होगी, पहले साल का जब मैं खर्चा निकालूं ईयर 1 का, तो इट विल बी 1000 शेयर्स इनटू एक शेयर की फेयर वैल्यू हो चुकी है 120, डिवाइड बाई 2 साल में खर्चा लेना चाहिए, इसमें से सिर्फ एक हुआ है, इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60,000। और ईयर 2 का खर्चा कितना आएगा, 1000 इंटू 132 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 60,000। सो 1,32,000 में से अगर मैं 60,000 कम कर देता हूं तो मेरे पास सेकेंड ईयर का खर्चा आ जाएगा 72,000। ये तो जाएगा एसएआर में या शेयर बेस पेमेंट रिजर्व की, सॉरी शेयर बेस पेमेंट लाइबिलिटी के उसमें, प्लस प्लस इक्विटी में जाएगा 20,000 20,000। सो टोटल एक्सपेंस बुक होगा पहले साल में 80,000 और दूसरे साल में 92,000, और एक लाइबिलिटी अकाउंट में जा चुका होगा 1,32,000 और एक इक्विटी अकाउंट में जा चुका होगा 40,000। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। चेक कर लेते हैं जरूर, 80,000 एंड 92,000। जब एंट्री पास करोगे तो 20,000 इक्विटी में, बाकी लाइबिलिटी में आप लोगों के पास जो प्रोविजन फॉर एसएआर के प्रोपोर्शनेटली होगा। अब कल को डिपेंड करता है वो कैश लेने आए शेयर लेने आए, अगर वो कैश लेने आते हैं तो आपको पता है हमने किया हुआ है, तो उनको हम लोग जो है लाइबिलिटी को डेबिट करके कैश दे देंगे और इक्विटी को रिजर्व में उठा के डाल देंगे। अगर इक्विटी लेने आए तो जो लाइबिलिटी बुक करे उसको इक्विटी में पहले ट्रांसफर कर देंगे, फिर उसके प्रोपोर्शनेटली एक्साइज प्राइस रिकवर करके पेमेंट उनको कर दी, सॉरी इक्विटी शेयर उनको इशू कर दी जाएंगे। देन मेरे पास आया इलिस्ट्रेशन नंबर 4, शेयर बेस्ड पेमेंट्स। अगर आप लोगों के पास थोड़ा स्लोली करना हो तो आप अभी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो चाहे। देन शेयर बेस्ड पेमेंट परचेज ऑफ गुड्स, बट ये रिवीजन पर्पस के लिए और सेम क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई पर्पस नहीं है ना। शेयर बेस्ड पेमेंट परचेज ऑफ गुड्स, अगर आप परचेज ऑफ गुड्स लेते हो करते हो या सर्विसेज लेते हो किसी से और बदले में जो है वो शेयर्स इशू करते हो, तो नॉर्मल जो एक एंट्री होती है जो हमेशा हम बचपन से 11वीं क्लास से करते आ रहे हैं वही होगी कि जो भी एसेट आई वो डेबिट या जो भी एक्सपेंस किया वो डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो उसमें कोई नई चीज नहीं है, हाँ अगर वो प्रीमियम पे है तो बदले में बाकी अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का आ जाएगा, है ना। इसने क्या किया, इशूड 995 शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर परचेज ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। The title was transferred in the name of Indian. This is on this date when and share was issued. Fair value of office building was 2 lakh and face value of each share of INC was 100 rupees, है ना। तो क्रेडिट कैपिटल तो किस पे होगी हमेशा 100 रुपीज पे। तो हमने क्या किया, ऑफिस बिल्डिंग को डेबिट किया और 2 इक्विटी कैपिटल फेस वैल्यू पे, बाकी का एक्स्ट्रा अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। तो ये किस पे कर दिया हम लोगों ने, इसके फेयर वैल्यू के ऊपर। देन मेरे पास है कि शेयर बेस्ड पेमेंट सर्विसेज ली अगर हम लोगों ने, Reliance Limited hired a maintenance company for its oil fields. The services will be settled by issuing 1,000 shares of Reliance. Period for which the service to be provided is 1st April to 1st of July. So April, May, June 3 महीने के सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जिसके बदले में रिलायंस अपने 1000 शेयर इशू करेगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेटली क्या हम अनफेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज एस्टिमेटेड बीइंग मार्केट वैल्यू सिमिलर टू ऑफ सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट इज 1,00,000 रुपीज, है ना, और नॉमिनल वैल्यू पर शेयर इज 10 रुपीज। तो मैंने किसी से 1,00,000 रुपए का काम लिया, बदले में अपने 1000 शेयर इशू कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या मानना पड़ेगा हमें कि एक एक रुपए के कितने रुपए में, एक एक महीने के कितने की प्रोपोर्शनली सर्विस ली गई, एक तरह से 1,00,000 डिवाइड बाई 3, 33,333 की। तो हर महीने हम इतने का एक्सपेंस बुक करते जाएंगे और लाइबिलिटी बुक करते जाएंगे, एक्सपेंस बुक करते जाएंगे, लाइबिलिटी बुक करते जाएंगे, एक्सपेंस बुक करते जाएंगे, लाइबिलिटी बुक करते जाएंगे। लास्ट में उस लाइबिलिटी को डेबिट करके और कैश पेमेंट कर देते तो कैश क्रेडिट कर देते। अब हम लोग लाइबिलिटी के बदले में क्या इशू कर रहे हैं, हमको शेयर इशू कर रहे हैं,
तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा, पर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा 9 जो ये 1000 शेयर्स हैं इनटू इट्स नॉमिनल वैल्यू 10,000 के ऊपर, बाकी 90,000 कहां जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। 1 लाख इंटू 90,000 इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर मेरे पास फिर वही क्वेश्चन आ गया, शेयर बेस्ड पेमेंट कैश एंड इक्विटी अल्टरनेटिव। Tata Industries issued share-based option to one of its key management personnel, which can be exercised either in cash or equity. It has the following features: number of cash settled share, अगर कैश लेना हुआ तो 74,000, सर्विस कंडीशन 3 साल ही है। नंबर ऑफ इक्विटी सेटल्ड शेयर 90,000, अगर इक्विटी शेयर लेने हुए फिर 90,000 हो गए, सर्विस कंडीशन वही होगी 3 साल, बट इनके ऊपर क्या होगी कहीं ना कहीं इन वाले शेयर्स के ऊपर कि आप इनको अगले 2 साल तक बेच नहीं सकते, तो इनकी फेयर वैल्यू कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी? आंसर इज करेक्ट, कम हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। इक्विटी प्राइस विद रिस्ट्रिक्शन फॉर सेल ऑफ 2 इयर्स की जो फेयर वैल्यू दी हुई है हमारे पास वो है 115, और बिना रिस्ट्रिक्शन वालों की दैट इज कैश अल्टरनेटिव की फेयर वैल्यू है 135। तो डे 1 पर आपको इनको क्या करना पड़ता है, शशि कपूर अमिताभ बच्चन को अलग अलग करना पड़ता है ना। तो अगर सारे लोग कैश लेने आ जाएं तो 74,000 के बदले में 135 के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, सारे लोग शेयर्स लेने आ गए तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 115 रुपए के हिसाब से। तो 74,000 इंटू 135, 1 2 3 1 2 3 4, 99,90,000 and 90,000 इंटू 150 इज इक्वल टू 10350000, 1,03,50,000, है ना। सो अगर मैं इसमें बात करूं कि ये तो आपका हो गया लाइबिलिटी कॉम्पोनेंट, इसकी वैल्यू हर साल चेंज होती रहेगी, ये क्या हो गया आपका इक्विटी कॉम्पोनेंट बट नॉट फुली, माइनस 1 2 3 9 और 0000, 3,60,000। तो ये 3,60,000 तो 3 सालों से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1,20,000 तो इक्विटी में चला जाएगा, एक्सपेंस बुक होता रहेगा हर साल का। ये जो लाइबिलिटी है ये हर साल रिवाइज होती रहेगी। अगर ईयर 1 का मैं खर्चा बोलूं आपका प्रोविजन फॉर एसएआर या लाइबिलिटी अकाउंट में जो आप डालोगे दैट वुड बी 74,000, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गई, इंटू 138 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 माइनस 0, so 74,000 into 138 divide by 3 is into 1 is equal to 34,04,000। पहले साल का खर्चा आपके पास आ गया 34,04,000। दूसरे साल का आ जाएगा 74,000 into 140 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 34,04,000। तो ये कितना आ जाएगा 74,000 इंटू 140 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 माइनस 34,04,000 इज इक्वल टू 35,02,667, 35,02,667 रुपए। और लास्ट ईयर में आ जाएगा 74,000 इंटू 147 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 माइनस जो इन दोनों का टोटल है प्लस 34,04,000, 69,06,667। तो ये आ जाएगा 74,000 इंटू 147 माइनस 69,06,667 इज इक्वल टू 39,71,333। ये तो जाएगा लाइबिलिटी में, प्लस इसमें 120 120 120 अगर जो इक्विटी वाला हम ऐड कर दें दैट इज द टोटल एक्सपेंस फॉर दैट पर्टिकुलर और दोस पर्टिकुलर ईयर्स, है ना। तो ये आई थिंक सॉल्यूशन ही है इसका। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो ये पहले साल का तो आ गया 34,04,000 और 1,20,000, दूसरे का आ गया 35,02,000 1,20,000, और तीसरे साल का आ गया 1,20,000 और 39,71, यही निकाला था हम लोगों ने 39,71, करेक्ट। तो यही आपके फिगर्स लॉजिकली आ जाएंगी। कल को अगर वो कैश लेने आते हैं या कैश शेयर्स लेने आते हैं वो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं एंट्रीज, है ना। उसके बाद मेरे पास ये भी एक वैसे पॉइंट आता है अगर अलग से देखना हो कि अगर वेस्टिंग कंडीशन आपकी मार्केट बेस्ड है या नॉन मार्केट बेस्ड है तो उसके बेस में क्या होता है मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझा दूंगा कि मार्केट बेस्ड और नॉन मार्केट बेस्ड क्या चीज होती है। कि अगर आपने कोई वेस्टिंग कंडीशन ऐसी रखी हुई है जिसमें कि मार्केट के
जो कोई कंडीशन है मार्केट के कोई परसेंटेज ऑफ इंडेक्स के ऊपर या किसी चीज के ऊपर एंटिटी के ऊपर, तो उसको मार्केट बेस्ड कंडीशन बोल देते हैं। अगर आपकी एंटिटी के अंदर है कि कॉस्ट इतनी कम कर देगा, प्रॉफिट इतने ले आएगा, दीज टाइप ऑफ कंडीशंस आर कॉल्ड इंटरनल कंपनी कंडीशन। तो इंटरनल कंपनी कंडीशंस को तो कंपनी बड़े आराम से प्रैक्टिकली पता भी लगा सकती है, मार्केट कंडीशंस को सिर्फ एक्सपेक्ट ही किया जा सकता है, पक्का पक्का पता नहीं लगा सकती। तो अगर इंटरनल कंपनी मैटर है, कंपनी स्पेसिफिक कोई कंडीशन है, नॉन मार्केट बेस्ड है, तो उसके केस में अगर कंपनी को लगता है कि हम पूरी नहीं कर पाएंगे इस शर्त को, तो वो कभी भी इसके ऊपर खर्चा बुक नहीं करेगी। पर जब मार्केट कंडीशंस की बात आ जाती है, तो उस सिचुएशन में हम फ्यूचर के लिए एस्टिमेट लगाते टाइम हमेशा ये मान लेते हैं कि हम लोग शर्त पूरी कर देंगे, बीइंग प्रूडेंट, क्योंकि वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है और मार्केट चेंज भी हो सकती है ना। क्वेश्चन का आपको ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा 2 मिनट में, ये इतना कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, इलिस्ट्रेशन है इसके बेस पर। इलिस्ट्रेशन नंबर ये वाली 6 हम लोगों ने कर ली। 7 इक्विटी सेटल्ड नॉन मार्केट कंडीशंस। Ankita Holding INC grants 100 shares to each of its 500 employees on 1st of January 01. The employees should remain in service during the vesting period. The shares will vest at the end of the first year if the company's earnings increased by 12%, है ना। अब एक कंपनी की अर्निंग अगर इंक्रीज होगी तो इसको क्या मार्केट बेस्ड बोलोगे, नॉन मार्केट बेस्ड? नॉन मार्केट बेस्ड है ना, अपनी इंटरनल अर्निंग है। अगर कहता है सेकंड ईयर के वेस्टिंग पीरियड के ऊपर शर्त लगा दी कि हमारा अगर एक साल में ही पैसे दे देंगे, फायदा पहुंचा देंगे उनको, अगर हमारी अर्निंग 12% होगी, अगर टोटल दोनों सालों में मिला के 20% हो गई, तो 2 सालों में उनका वेस्टिंग पीरियड हो जाएगा। थर्ड ईयर के टाइम पे अगर अर्निंग जो है वो 22% से ऊपर हो गई तीनों सालों में मिला के। अब आया पहला सा, अब आगे उसमें शर्तें, ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक बार मेरे साथ साथ थोड़ा सा जल्दी से कर लेना है प्रैक्टिस, बट फिर भी क्योंकि न्यू कोर्स के मॉड्यूल में है और पेपर में हो भी सकता है। The fair value per share at the grant date is 122. अब in first year the earning increased by only 10%. तो क्या मेरी पहले 12% वाली शर्त पूरी हुई? नहीं हुई, है ना। तो पहला साल तो मेरा वेस्टिंग पीरियड एटलीस्ट नहीं है। And 29 employees left the organization. The company expects that the shares will vest at the end of year 2002. इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि सेकेंड ईयर के उसमें जो है वो वेस्ट हो जाएंगी ऑप्शन। तो खर्चा कितने सालों में डालेंगे फिर हम लोग? 2 सालों में। The company also expects that additional 31 employees will leave the organization during the year 2002 and 440 employees will receive their share at the end of year 2002. So हम लोग अगर खर्चा बुक करेंगे तो what are the number of employees expected to avail the option? 440। और एक एक एम्प्लॉय के ऊपर फेयर वैल्यू कितनी है? एक एक एम्प्लॉय को पहले तो देखना पड़ेगा ऑप्शंस कितनी कितनी है। 100 ऑप्शंस है ना, 100 शेयर्स हैं, तो इनटू 100, और एक एक शेयर के ऊपर फेयर वैल्यू कितनी है? 122, डिवाइड बाय कितने साल में खर्चा करना चाहिए? 2, इनटू 1 साल हो चुका माइनस 0। सो 440 इंटू 100 इंटू 122 डिवाइड बाई 2, 26,84,000। ये पहले साल का हमारा खर्चा बुक हो जाएगा, बात खत्म। सेकंड आया, एट द एंड ऑफ 2002 कंपनीज अर्निंग इंक्रीज बाय 18%, देयरफॉर शेयर्स डिड नॉट वेस्ट। वो 20% नहीं हो पाए, 18% ही हुआ सिर्फ, तो 2 साल में भी नहीं हुआ, फिर तीसरे साल का हो गया एक्सपेक्टेशन। ओनली 29 एम्प्लॉयज एक्चुअली लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग 2002। पहले साल कितने छोड़ के गए थे? 29 ही। दूसरे साल भी कितने छोड़ के गए? 29 और चले गए। एंड कंपनी बिलीव्स दैट 23 मोर एम्प्लॉयज विल लीव ड्यूरिंग 2003 and earning will further increase so that the performance target will be achieved in 2003। वो 20% वाला टारगेट कहता हो जाएगा पूरा। उसके बाद एट द एंड ऑफ 2003 की बात आ जाएगी, तो ईयर 2 का खर्चा कैसे बुक होगा? 500 इंप्लॉइज में से 29 एक छोड़ के गए थे, 29 एक और छोड़ के गए, और 23 हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं छोड़ के जाएंगे। इनटू 100 शेयर्स देने हैं और एक एक शेयर की फेयर वैल्यू है 112 रुपए, डिवाइड बाय 3 साल में डालना चाहिए, उसमें से 2 साल हुए हैं, पर 26,84,000 का खर्चा मैं पहले भी बुक कर चुका हूं। So 500 minus 29 minus 29 minus 23 into 100 into 112 divide by 3 into 2 minus 26,84,000 is equal to 444,533। ये सेकेंड ईयर का खर्चा बुक हो जाएगा। थर्ड ईयर में जब बात आई तो कहता 2003 ओनली 21 एम्प्लॉइज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, एज्यूम द कंपनीज अर्निंग्स इंक्रीज टू द डिजायर्ड लेवल एंड द परफॉर्मेंस टारगेट हैज बीन मेट। सो इन दिस केस हाउ द जर्नल एंट्रीज एंड एक्सपेंस शुड बी बुक। सो ईयर 3 की जब बारी आएगी तो कैसे बुक होगा ये खर्चा?
हमारे पास 500 में से 29 एक गए थे, 29 एक गए, माइनस 21 एक और चले गए, इंटू 100 शेयर्स हैं, इंटू एक एक शेयर के ऊपर फेयर वैल्यू 122 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस दोनों खर्चे 2684 और प्लस 444533। तो अब मेरे पास आया तीनों को माइनस करके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंटू 100 इंटू 122 माइनस 26,84,000 माइनस 444533 इज इक्वल टू ये कुछ अमाउंट ठीक है 2,00,7,667 20,07,667 रुपए। एक बार चेक जरूर कर लेते हैं अपने आंसर्स को। ये इनके पास कुछ थोड़ा सा अमाउंट डिफरेंट आ रहा है, 26,84,000 तो ठीक है। उसके बाद आया आपके पास 723, हमारे पास क्यों डिफरेंट आ रहा है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो ठीक है, 29 माइनस 23,400 100 122 इंटू 2/3। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, शायद बाकी अमाउंट तो ठीक ही लग रहे हैं। 419 इंटू 100 शेयर्स इंटू 112 था 122, सॉरी माई फॉल्ट, मैंने यहाँ पे गलती से 112 लिख लिया, ऊपर भी फिर मैंने 112 ही लिख दिया होगा शायद, ऊपर ठीक लिखा है 122, सेकेंड ईयर में गलती है, 122 इज द इंटू, तो ये आएगा डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 26,84,000, so it will be 723,867, it is correct 723,867। हो सकता है आप लोगों ने ठीक भी लिख लिया हो, 122 है 112 नहीं है। उसके बाद चेक करने का यही पर्पज है कि बाई चांस कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ हो तो ठीक हो जाए। देन 421 एम्प्लॉयज लास्ट में इंटू 100 इंटू 122 माइनस 2484 माइनस 723,867, सो 19,17,00,000 421 इंटू 100 इंटू 122 माइनस 26,84,000 माइनस 723,867 इज इक्वल टू 17,28,333। सो दिस अमाउंट विल ऑल्सो चेंज, 17,28,333। So these two amounts will change depending upon that. So ये आप लोगों के पास 723,867। This was all about question number 7. This is called internal condition and non market based conditions. So जो हमें एस्टिमेट लगता है वही हम लोग उसके अकॉर्डिंगली खर्चा बुक कर लेते हैं ना। उसके बाद आया इलिस्ट्रेशन नंबर 8, इक्विटी सेटल्ड नॉन मार्केट कंडीशंस। So ACC Limited granted 10,000 share options to one of its managers इन ऑर्डर टू, ये अगेन नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन है कि इंटरनल कंपनी को अगर पता चल जाएगा कि मेरी शर्त नहीं हो रही है पूरी, तो वो खर्चा बुक ऑब्वियस सी बात है नहीं करेंगे। बाहर मार्केट के लिए तो एस्टिमेट लगा सकते हैं, कंपनी का तो हमें कंफर्म्ड ही होता है ना। In order to get the options, the manager has to work for next 3 years in the organization and reduce the cost of production by 10% over the next 3 years. Fair value of option at the grant date was 95. Cost reduction achieved. पहले साल हमने 12% अचीव तो कर लिया, 10% का करना था, पर वैसे तो तीनों सालों के लिए चाहिए ना कॉस्ट रिडक्शन, तो हमने अचीव भी कर लिया और इसलिए हमने एक्सपेक्ट किया होगा कि हम ये पूरा कर लेंगे। ईयर 2 आया और हमने 8% ही कर पाए सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन, है ना। और इस टाइम पे नॉट एक्सपेक्टेड, हमारा एस्टिमेट क्या है कि अब फ्यूचर में एक्सपेक्ट या वेस्ट नहीं होगी। तो अगर नहीं होगी फ्यूचर में, तो जो खर्चा आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो उस खर्चे को हम लोग क्या कर देंगे, चुपचाप से कैंसिल या रिवर्सल कर देंगे, है ना। और ईयर 3 पे फिर अगर पूरा अचीव कर लिया तो दोबारा से खर्चा बुक कर लेंगे। कैसे सर, देखते हैं भला कितना कितना नंबर ऑफ ऑप्शंस थी, 10,000 शेयर ऑप्शंस थी इंटू 95 रुपीज के हिसाब से 3 सालों में खर्चा डलना चाहिए, उसमें से 1 साल हो गया इज माइनस 0 इज इक्वल टू, तो 10,000 इंटू 95 डिवाइड बाई 3, तो ये पहले साल का हम खर्चा बुक कर लेंगे 316,667। सेकेंड ईयर की जब बात आएगी तो उस टाइम पे हमें लगा कि ये नहीं शर्त वर्त पूरी होगी, कोई वेस्ट नहीं होगी, तो उस केस में आप लिख सकते नंबर ऑफ ऑप्शन 0 इंटू 95 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 माइनस 316,667। तो टेक्निकली स्पीकिंग कि ये 316,667 क्या हो जाएगा, रिवर्सल।
तीसरे नंबर पे मेरे पास आता है ईयर 3 जब आएगा, अच्छा तो फिर पूरी शर्त हो गई, तो फिर 10,000 शेयर देने पड़ेंगे इंटू 95 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो चुके हैं, माइनस पिछले सालों में कितना खर्चा बुक कर चुके हैं, एक बार 316 पॉजिटिव, एक बार 316 नेगेटिव, सो माइनस 0। सो लास्ट में फिर से 9,50,000 का कंप्लीट एक्सपेंस जो है बुक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशंस। सो दीज आर योर आंसर्स। ठीक है, तो इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन इज इलिस्ट्रेशन नंबर 9, इक्विटी सेटल्ड मार्केट बेस्ड कंडीशंस। ठीक है, तो Apple Limited has granted 10,000 share options to one of its directors for which he must work for the next 3 years and the price of the share would increase by 20% over the next 3 years। अब ये जो है वो शेयर का प्राइस कंपनी के हाथ में नहीं होता, मार्केट के हाथ में होता है, मार्केट के ऊपर कंडीशन है। तो मार्केट में हम लोग प्राइस बढ़ जाएगा ये हमेशा एस्टिमेट लगाकर ही एक्सपेंस बुक हमेशा करेंगे। द शेयर प्राइस हैज मूव्ड एज पर बिलो डिटेल्स, पहले साल 22%, दूसरे साल 19%, तीसरे साल 25%। Even if in this year it is 19%, but still we will expect prudently because these terms or these conditions are not in our hands, हमारे हाथ में नहीं है, तो मार्केट के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जब तक 3 साल होंगे तब तक ये शर्त पूरी कर देगा। तो इसलिए जब आप इसका आंसर भी देखते हो इनकेस, तो इंस्टीट्यूट ने निकाल के भी नहीं बताया, बस ये है कि उसने बता दिया कि हम लोग there is no requirement to reverse even if the requirement of market condition is required, sorry, reversed or not better, then also there is no requirement to reverse the expense। हम पॉजिटिव रह के एक्स्ट्रा खर्चा बुक कर देंगे। तो ये कहता है कि जो भी आपका खर्चा होगा डिवाइड बाई 3 करके चुपचाप से 4-4 लाख P&L अकाउंट में चार्ज करते रहो। ठीक है, इतना ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो और आता है, जो मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा था क्लासेस के दौरान, कि थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि नया क्वेश्चन है, डिफरेंट है। अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन शायद उतने अच्छे से फ्रेम्ड नहीं है, पर अगर आप अपने काम की चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उसके लिए मैं आपको जो इसमें क्रक्स छोटा सा बता दूंगा वो ध्यान में रखना है आपने, क्वेश्चन आपका बड़े आराम से हो जाएगा। अगर कभी प्लान के बीच में मॉडिफिकेशन होती है और उसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की जिम्मेवारी आ जाती है, कम पैसे देने की जिम्मेवारी आ जाती है प्लान मॉडिफाई होने की वजह से, तो जो एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन होगी वो सिर्फ आप प्रोस्पेक्टिव ईयर्स में चार्ज करेंगे। ये आपका इंडेस बोलता है। रेट्रोस्पेक्टिव पिछले सालों में आप चार्ज नहीं करेंगे, जो आज अगर चेंज हुआ तो इस साल भी नहीं चार्ज करेंगे, इसके अगले सालों के लिए वो चार्ज की जाएगी। मान लो पहले साल के एंड पे कोई प्लान में मॉडिफिकेशन हुई, उसकी वजह से हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो जो खर्चा होगा प्रोपोर्शनेट वो मैं दूसरे और तीसरे साल में बुक करूंगा, पहले साल में बुक नहीं करूंगा। बाकी का जो मेन प्लान होगा एक्सेप्ट मॉडिफिकेशन वो एज इट इज 2-3 सालों में चलता रहेगा। कैसे, अभी इस क्वेश्चन से आपको समझ में बड़े आराम से आ जाएगा। कहता मैराथन आईएनसी इशूड 150 शेयर ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉइज सब्जेक्ट टू सर्विस कंडीशन ऑफ 3 इयर्स। तो ये तो बेस प्लान हो गया हमारा। Fair value of option was calculated 129. Below are the details of the activities related to share based payment plan. पहला साल में क्या हुआ, 35 employees left and further 60 employees are expected to leave। ये तो हो गया पहले नॉर्मल बेसिक उसमें, उसका रीप्राइस का बाद में देखते हैं। तो मेरे पास ईयर 1 का अगर एक्सपेंस बुक करना है मुझे बेसिक प्लान का, तो वो कितना होगा, 1000 एम्प्लॉइज में से 35 छोड़ के चले गए, 60 और जा सकते हैं, इतनी शर्त पूरी करेंगे, इंटू 150 शेयर्स हैं, इंटू 129 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0। तो ये आपके पास खर्चा क्या आ जाएगा, 1000 माइनस 35 माइनस 60 इंटू 150 इंटू 129 डिवाइड बाई 3। सो 58,37,250 ये बेसिक प्लान का खर्चा हो गया। बात करें, ये ऐसे ही चलता रहेगा, जो एडिशन होगी उसका खर्चा हम अलग बुक कर लेंगे और अगले सालों में, है ना। शेयर ऑप्शंस वर रीप्राइज्ड एज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हैज फॉलन एज द फेयर वैल्यू फेल टू ₹50 आफ्टर द रीप्राइजिंग, नाउ दे आर वर्थ ₹80। जो ऑप्शन की वैल्यू है वर्थ ₹80 है, hence expense is expected to increase by 30। अब इनको अगर बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, बहुत कंफ्यूजन, गलत डाटा प्रिपेयर्ड है वैसे क्वेश्चन में, पर आपने कंसंट्रेट करना है सिर्फ इस शब्द के ऊपर कि जो आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है वो ₹30 से बढ़ जाएगा इस मॉडिफिकेशन की वजह से। तो इस ₹30 का खर्चा बस आप इस साल में ना डाल के अगले दोनों सालों में बाइफरकेट कर दोगे, इतना काम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो जब ईयर 2 आएगा उसमें हम बेसिक प्लान का अलग खर्चा बुक करेंगे और जो आपका मॉडिफाइड प्लान है उसका अलग खर्चा बुक करके चलेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास जो ये खर्चा, अगर आप ध्यान से देखो तो जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है
ये जो प्राइस है वो गिरे हुए हैं, जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो उतनी ही रखी, उसको चेंज करने के लिए हमें नहीं बोला हुआ है ना। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि बेसिक प्लान एंड एडिशनल, तो ध्यान से देखना है अब आपने, जो बेसिक प्लान है आप लोगों के पास, उसमें क्या है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड इंप्लॉइज 30 इंप्लॉइज छोड़ के चले गए, 36 और छोड़ के जा सकते हैं। तो 1000 में से पिछले साल एक्चुअली छोड़ के गए थे 35, अब छोड़ के गए 30 और 36 और जा सकते हैं, इतने लोग शर्त पूरी करेंगे बेसिक वाली, इंटू 150 शेयर्स इंटू 129 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस जो ऊपर खर्चा बुक किया हुआ है ना। तो इस साल का खर्चा मेरे पास आ जाएगा 1000 इंटू 1000 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 36 इंटू 150 इंटू 129 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 माइनस 58 37 250। सो दूसरे साल का मेरा बेसिक वाला खर्चा आ जाएगा 57,59850। एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है, सर ये जो फेयर वैल्यू हमने चेंज क्यों नहीं की, जो बेसिक प्लान है उसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू नहीं बोला हुआ है। अब इन्होंने शेयर्स प्राइसेस, और मैंने आपको पहले बता दिया कि इन लाइनों को अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी, काम की चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अगर आप ढूंढोगे फेयर वैल्यू चेंज का कुछ इसने बोला, तो कुछ भी उसमें नहीं है ना। एडिशन की वजह से इतना हमें बता दिया कि हमारा 30 रुपए का और खर्चा आ गया, कम नहीं हुआ बल्कि और खर्चा आ गया है ना। अब इस और खर्चे को, जो एडिशनल खर्चा है वो कैसे बुक होगा, उतने ही इंप्लॉइज पूरी करेंगे, मेरे पास 899 आए थे, इनको ही घटा के इंटू 150 शेयर्स इंटू 30, बट ये खर्चा डिवाइड होगा 2 सालों में सिर्फ, मल्टीप्लाइड बाय 1। तो अब 899 इंटू 150 इंटू 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 20,22,750। तो टोटल खर्चा कितना बुक होगा सर इस साल में? द आंसर इज एडिशन ऑफ द बोथ। थर्ड ईयर में बिल्कुल सिमिलर तरीके से इसका प्रोपोर्शनली 2 सालों वाला चलता रहेगा। जो आपका लास्ट वाला है इसका 39 इंप्लॉइज और छोड़ के चले गए, तो पहले बेसिक वाले प्लान की बात कर लेते हैं। तो मेरे पास 1000 में से 35 पहले गए थे, 30 फिर गए और 39 और चले गए, इंटू 150 इंटू 129 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस जो दोनों खर्चे बुक करे हुए हैं। तो ये खर्चा तीसरे साल का आ जाएगा। यहां की बात करूं तो अगेन वही 1000 में से 35 माइनस 30 माइनस 39 इंटू 150 शेयर्स, एक एक शेयर के ऊपर एक्सपेंसेस 30 दैट इज बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 20,22,750। तो अगर मैं ये अमाउंट आप लोगों के लिए निकाल भी दूं तो 1000 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 39 डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 150, 896 इंप्लॉइज आ गए इंटू 129, ये आ गया मेरे पास डिवाइड बाई 3 तो हो ही चुका है, माइनस जो खर्चा करना पड़ेगा वो दोनों, एक 57,59,850 और एक खर्चा था हमारा 58,37,250। तो लास्ट ईयर का खर्चा आ जाएगा 57,40,500, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गया इस जो एडिशनल प्लान है उसका, अगेन 896 एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड बाय 150 इंटू 30 माइनस 20,22,750 इज इक्वल टू 200,9250। तो एक बार आंसर्स इनके अगर चेक करने हो तो ये खर्चे आएंगे हमारे, ये 57,37,250, 59,750 एंड 57,40,250, और ये खर्चा अलग से बुक होता रहेगा, टोटल यहाँ पे ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बस इनको मिक्स नहीं करना, जब भी कभी मॉडिफिकेशन आएगी तो दो चीजें याद रखनी है कि जो भी एक्सपेंस एक्स्ट्रा दिया वो उसको बस अगले सालों में डाल दो, बात खत्म। इसके ऊपर जितनी ज्यादा चर्चा करेंगे, उस पॉइंट को जितना ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, वो और कंफ्यूजन क्रिएट करता जाएगा। एक ही क्वेश्चन है मेरे पास, बट अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रख के आप लोगों ने चलना है ना। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट। ये क्या बोलता है कि अगर आपका कैंसिलेशन कर दिया जाता है, कैंसिलेशन क्यों सर? कहता है अनारा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इशूड 2000 शेयर ऑप्शन टू 10 डायरेक्टर्स फॉर एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 100। द डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टे विद इन द कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 years.
द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एस्टिमेटेड इज 130 रुपए का फायदा होगा उन डायरेक्टर्स को, और लगता है कि 8 डायरेक्टर्स वो शर्त पूरी कर देंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले साल का क्या खर्चा बुक करोगे, द आंसर इज 130 इंटू 10 डायरेक्टर्स हैं, नहीं सॉरी 8 डायरेक्टर्स पूरी करेंगे ये शर्त, और एक एक डायरेक्टर को कितने कितने शेयर्स देने हैं, 2000 शेयर्स देने हैं, ठीक है। तो इतना खर्चा होगा, डिवाइड बाई 2 साल में खर्चा कि 3 साल में, 3 साल में, उसमें से 1 साल हो गया, ठीक है। तो 130 इंटू 8 इंटू 2000 ऑप्शन डिवाइड बाई 3, तो इट इज 6,93,333 ये खर्चा पहले साल का बुक हो जाएगा। बट उसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर देयर वाज अ क्राइसिस इन द कंपनी, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कैंसल द स्कीम इमीडिएटली, इट वाज फर्दर एस्टिमेटेड एज बिलो, द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ऑन द कैंसिलेशन डेट इज 90 रुपीज, ठीक है। तो अब इंस्टीट्यूट इसमें क्या करता है, जो कि मेरे हिसाब से उतना ज्यादा कोई सही नहीं है, पर करने को वो भी किया जा सकता है, वो क्या करता है कि सेकेंड ईयर में पहले तो सारा खर्चा बुक कर लेता है और बाद में उसको पूरे खर्चे को कैंसिल कर देता है। मेरे हिसाब से अगर सीधा ही इसको कैंसिल कर दिया तो भी उसमें कोई गलती नहीं है ना। तो अगर आप इसको बुक करना चाहते हो पहले, तो पहले बुक करके फिर कैंसिल कर दो, अदरवाइज आप चाहे बुक ही इसको सिर्फ जो ऑलरेडी बुक करा हुआ उसको ही कैंसिल करा जा सकता है ना। उसके बाद मेरे पास आया कि देयर वाज अ कॉम्पनसेशन व्हिच वाज पेड टू डायरेक्टर्स एंड ओनली 9 डायरेक्टर्स आर करंटली एम्प्लॉयमेंट, इनको कुछ कॉम्पनसेशन पे किया गया, ठीक है। तो 95 रुपए के हिसाब से 9 डायरेक्टर्स को 95 रुपए के हिसाब से 2-2 हजार शेयर्स के ऊपर कितना था, 9 डायरेक्टर्स थे इंटू 9 डायरेक्टर्स, तो कितना कॉम्पनसेशन दिया, 9 इंटू 2000 शेयर्स इंटू 95 इज इक्वल टू 17,10,000 रुपए का कॉम्पनसेशन दिया गया। तो अगर आपने ऊपर वो लाइबिलिटी या इक्विटी में बुक करके रखा होगा खर्चा 90 के प्रोपोर्शनली, तो उतने अमाउंट के लिए उसको डेबिट कर दो, बाकी का अपने पीएनएल अकाउंट से चार्ज कर लो। मतलब सर यहां पे पहले साल में इतना बुक कर लो 6,93,000 जो आईसीआई करता है, दूसरे साल में बोलता है कि ये भी खर्चा बुक कर लो क्योंकि कॉम्पनसेशन तो देना ही है, तो हम मानेंगे कि जो लाइबिलिटी बुक करिए उसमें से ही कॉम्पनसेशन दिया गया। तो फिर लाइबिलिटी कितनी बुक कर लेंगे, 90 रुपए इंटू 8 रुपए इंटू सॉरी 8 नहीं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे हमारे पास, जो 9 डायरेक्टर्स थे। अब इसमें सेकंड ईयर में तो हमें पता है कि 9 डायरेक्टर्स ही हैं, तो उसके हिसाब से खर्चा बुक कर लेंगे। 9 के हिसाब से मैं वही चेक कर रहा था, इन्होंने 9 के हिसाब से ही बुक किया हुआ है इंटू 2000, तो कितना, और माइनस डिवाइड बाई 2 का 2 या अभी पूरा का पूरा बुक कर दो मान लो, माइनस जो पहले ऑलरेडी बुक करा हुआ है, तो 90 इंटू 9 इंटू 2000 माइनस 693,333 926,667 का और एक्सपेंस और एक और लाइबिलिटी बुक कर लो, बट टोटल लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी इसके साथ, 69,1,2,3,4 16,20,000 की टोटल लाइबिलिटी बुक थी, मतलब एसबीपी रिजर्व में एक्सपेंस और रिजर्व करेंगे, लाइबिलिटी बुक थी, पेमेंट कितनी करनी पड़ गई हमें, 17,10,000 रुपए, वो कैसे सर, 95 रुपीज के हिसाब से 2000 इंटू 9, तो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज टू एसपीएल कितना आ जाएगा, और एक्स्ट्रा 17,10,000 में पे करना है, तो बाकी और कितना खर्चा बुक करना पड़ेगा प्रोपोर्शनली, 90,000, ये एक्सपेंस हम ट्रांसफर टू एसपीएल कर देंगे। यही इन्होंने बड़ा ज्यादा घुमा फिरा के दिया हुआ ट्रीटमेंट, आंसर इज एग्जैक्टली सेम, कि आपका टोटल कॉम्पोजिशन है ना, इतना हमने रिजर्व में से चार्ज कर लिया, बाकी का अमाउंट हमारे पास पीएनएल अकाउंट से हम लोगों ने चार्ज कर लिया। इसके साथ ही आपकी जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं इसमें वो खत्म हो जाते हैं। जो टेस्ट और नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं उसमें मोर और लेस क्वेश्चंस वही हैं सेम, एक्सेप्ट ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अभी आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को इंडिया से 103 के साथ, क्योंकि ये बिजनेस कॉम्बिनेशन से, और ये भी सॉरी ये बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं तीनों यहाँ पे डाले हुए, वहां पे ये पॉइंट आएगा ही, ये आप फुलफिल कर सकते हो, क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। एंड अगेन द सेम बेसिक कंडीशन के क्वेश्चंस हैं ये, एक ये जो क्वेश्चन आया हमारे पास अगेन कैश और शेयर ऑल्टरनेटिव का, और ये एसएआर वाला, वही पॉइंट कि ये वेस्ट इमीडिएटली हो जाएंगे, तो खर्चा तो पहले ही बुक कर लिया जाएगा, उसके बाद उसको सिर्फ क्या किया जाएगा, आगे जो भी इसमें चेंजेस होंगे उतना एक्सपेंस जो प्रोपोर्शनली फ्यूचर में बुक किए जाएंगे। तो अब इन 3 क्वेश्चंस को छोड़कर, 3 क्वेश्चंस कौन से बताए मैंने आपको, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ,
बाकी बेहद बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आप ट्राई करना चाहो तो एक बार कर सकते हो, रहने देना चाहो तो रहने भी दे सकते हो, क्योंकि आप उससे कहीं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां तक आपने एक बार के लिए कवर जब कर लिया तो इसका मतलब कि हमारा पूरा का पूरा प्लान कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया विद द न्यू कोर्स मॉड्यूल ऑल्सो। अब इसमें से अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाएंगे, कुछ भी पॉइंट होगा तो वो आप लोगों ने क्लास लगाने के बाद मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।